Hello friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi. I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about some PYQs, previous year questions. तो यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए PYQs लेकर आई हूँ जिसमें सारी यूनिट के PYQs क्या है, मिक्स है। तो यहाँ पर हम कुछ PYQs के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है पहले आ चुके हैं आपके एग्जाम में और इसी तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पे सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं डायबिटीज मेलिटस में। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है, यहाँ पर डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या है, व्हेन योर बॉडी इज नॉट एबल टू टेक अप द ग्लूकोज। जब बॉडी ग्लूकोज या शुगर को नहीं ले पाती उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। मतलब व्हेन बॉडी इज नॉट एबल टू when body is not able to take up the glucose, when body is not able to take sugar और ग्लूकोज। तो इस केस में अगर हमारी बॉडी में शुगर और ग्लूकोज नहीं ले पाएगी बॉडी, मतलब शुगर या फिर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उस केस में क्या डिजीज होगी, डायबिटीज मेलिटस होगा। तो अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डायबिटीज मेलिटस में, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोफेजिया। अब यहाँ पर जो पॉलीयूरिया है उसका मतलब क्या होता है, यूरिन ज्यादा आना, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिन का मतलब पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब फ्रीक्वेंट थर्स्ट, मतलब ज्यादा प्यास लगना, जिसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, मतलब एक्सेस थ्रस्ट, ज्यादा प्यास लगना। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, जब यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाता है, यहाँ पर ब्लड शुगर कम हो रहा है और यहाँ पे जो ब्लड शुगर है वो ज्यादा हो रहा है। तो दिस इज हाइपो मीन्स कम एंड हाइपर मीन्स ज्यादा। हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें यहाँ पर जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है वो क्या है, कम है, और हाइपर में ब्लड शुगर लेवल क्या है, ज्यादा है। हाइपोफेजिया का मतलब होता है, हाइपो मीन्स कम, फेजिया का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर जो बॉडी है वो नॉर्मल रेंज में उसको अगर आपको डायबिटीज है तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा भूख लगेगी। तो हाइपोफेजिया मतलब होता है हंगर, तो यहाँ पे हंगरनेस बढ़ेगी, मतलब भूख जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इन सारे सिम्टम्स में से हमें बताना है कि डायबिटीज मेलिटस के कौन से सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे कौन से सिम्टम्स होंगे, ज्यादा यूरिन आना, फ्रीक्वेंट यूरिन होता है, ठीक है, पॉलीडिप्सिया आता है ज्यादा, एक्सेस थर्स्ट बढ़ती है, ब्लड शुगर लेवल कम नहीं होता, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर और हाइपो, कुछ भी चीज उसमें कम नहीं होती, सॉरी यहाँ पे हाइपो है ना तो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे हाइपो है तो यहाँ एक्सेस नहीं होगा, कम भूख लगना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा इस केस में, ऑप्शन नंबर ए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज कम अमाउंट में नहीं होती, ज्यादा होता है डायबिटीज के केस में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, ए बी एंड डी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर डायबिटीज कब होता है, जब हमारी बॉडी शुगर नहीं ले पाती सेल्स में और उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती सेल्स में, क्योंकि सेल्स में क्या होता है, वहां पे ग्रोथ के लिए फंक्शन होता है। तो यहाँ पर सेल जो है वो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जब शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो जहाँ पे शुगर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डिपॉजिट हो जाएगी। डायबिटीज में क्या है, जब बॉडी शुगर नहीं ले पा रहा, शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो जो आप शुगर खा रहे हो
वो शुगर कहाँ जाएगी, वो शुगर एक्यूमुलेट हो जाएगी ब्लड स्ट्रीम में। तो इसलिए बोलते हैं जिसको, जो शुगर पेशेंट है, जिसको डायबिटीज है, वो शुगर क्या ले, अमाउंट कम ले, क्योंकि जब शुगर खाई जाती है ज्यादा तो शुगर ब्लड स्ट्रीम में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, जम जाती है। इसलिए जो ग्लूकोज इनटेक है वो कम लेना चाहिए फॉर द डायबिटीज पेशेंट। तो इस केस में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, पोलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, पॉलीडिप्सिया मींस एक्सेसिव थ्रस्ट, ज्यादा प्यास लगना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्यास कैसे लगेगी, जब एक्सेस यूरिन बाहर जाएगा बॉडी से तो वहां पर क्या होगा, फिर से पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी से आपको क्या लगेगा, और पानी पीना चाहिए, तो वहां पे थर्स्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल, और हाइपो का मतलब कम ब्लड शुगर लेवल। तो किस में होगा यहाँ पे शुगर लेवल ज्यादा, हाइपर ग्लाइसीमिया में। तो हाइपर ग्लाइसीमिया में हाई ब्लड शुगर लेवल होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है बॉडी में, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 80 टू 120 मिलीग्राम। मतलब जब हम शुगर टेस्ट कराते हैं तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 80 टू 120। बट डायबिटीज के केस में कितना चला जाता है, 600 पर 100 ml, ये कितना बढ़ जाता है, 600। और अगर यहाँ पे 120 से ज्यादा होता है, 150 या फिर 130, तो वो माइनर डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज की शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है। बट अगर बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो मतलब डायबिटीज वहां पे क्या है, ज्यादा हो गई है, ब्लड जो शुगर लेवल है वो क्या है, ज्यादा हो गया है बॉडी में, जिसकी वजह से डायबिटीज हो गई। तो ये है कुछ डायबिटीज जिसमें ये सारे डायबिटीज के सिम्टम्स आते हैं, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड यहाँ पर नॉर्मल रेंज जो है वो आपको बताई हुई है। तो हाइपो वाले ऑप्शन सारे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी कम अमाउंट में नहीं होता, हाइपर होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे लिस्ट 1 दी हुई है जिसमें फूड एडिटिव्स लिखे हुए हैं। इन फूड एडिटिव्स का क्या फंक्शन होता है वो बताना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ईस्ट है, ईस्ट क्या एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ लीवनिंग एजेंट। क्योंकि हम जब ईस्ट मिक्स करते हैं तो ईस्ट क्या करता है, इट एक्ट एज अ लीवनिंग एजेंट, मतलब वो क्या करेगा, CO2 को इनकॉर्पोरेट कर देता है और हेल्प करता है लीवनिंग एजेंट की तरह। जैसे लीवनिंग एजेंट हमने पढ़े थे पहले भी, जो कि CO2 फ्लफी बना देते हैं जब उसमें CO2 इनकॉर्पोरेट होती है। सोय लेसिथिन जो है वो एक एमल्सीफायर है। तो एमल्सीफायर क्या होता है, जो कि जैसे मान लो एग्स में डलते हैं, तो बहुत सारे एमल्सीफाई एजेंट जनरली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे सोया लेसिथिन ये है जो कि एमल्सीफायर है। BHT क्या है, जब मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ाया था तो हमने वहाँ पे BHA और BHT के बारे में डिस्कस किया था, मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो इस केस में ये क्या था, एंटीऑक्सीडेंट था। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स की प्रोसेस को मतलब खत्म कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देते हैं, और इट एक्ट एज अ ऑल्सो प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, यहाँ पे जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो क्या होगा, इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। यहाँ पे जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो क्या करेगा, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करेगा। ब्लीचिंग एजेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और जो कैल्शियम सोर्बेट है, कैल्शियम सोर्बेट क्या एक्ट, किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पे जब मैंने प्रिजर्वेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे कैल्शियम सोर्बेट के बारे में पढ़ा था, सोर्बिक एसिड पढ़ा था। तो ये सारे एक्ट करते हैं, सोर्बेट जो कैल्शियम सोर्बेट है वो एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव। बेंजोइल पेरोक्साइड ब्लीचिंग एजेंट है, BHT BHA एंटीऑक्सीडेंट है, ईस्ट क्या है, लीवनिंग एजेंट। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। यहाँ पे लीवनिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डो को एक्सपेंड करते हैं जब उसमें से क्या है, गैस, जनरली CO2
जब रिलीज हो जाती है तो यहाँ पर क्या है, ईस्ट डालते हैं। ईस्ट किस में डलता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में डलता है। तो ईस्ट जैसे आपने देखा होगा जनरली लार्ज स्केल पे ईस्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बियर, वाइन, ब्रेड, इन सब में ईस्ट का यूज होता है, क्योंकि ईस्ट एक्ट एज अ लीवनिंग एजेंट, जो कि जो आटा जो डो बन के आता है उसको एक्सपेंड कर देता है, उसमें से CO2 रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो और रिलीज होने के बाद जो उसका फ्लफी मास बन जाता है, दैट इज लीवनिंग एजेंट। यहाँ पर और भी बहुत सारे लीवनिंग एजेंट्स हैं। तो सेकंड जो है सोइल एसिथिन, जो इसमें मैच द फॉलोइंग में था, सोइल एसिथिन, ये क्या एक्ट करता है, इट एज अ अमल्सिफायर और लुब्रिकेंट। मतलब हम किसी भी फूड में जब ऐड करते हैं तो ये कैसा क्या होता है, एक तो फ्लेवर को प्रोटेक्ट करता है, फ्लेवर को बाइंड कर लेता है, दूसरा इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देता है, वायरस को मल्टीप्लाई नहीं करने देता, तो ताकि फूड की क्वालिटी जो है वो फिर मेंटेन रहे। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट किस में यूज करते हैं, सबसे पहले बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट कौन सा था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था सबसे बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट। ऐसे ही बेंजोइल पेरोक्साइड भी है, वो भी क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि जनरली फ्लावर्स में, एड फैट्स में, ऑयल वैक्सेस, इन सब में यूज करा जाता है, ताकि उनका कलर जो है वो कैसा हो जाए, ब्लीच होके एकदम वाइट हो जाए। या फिर हम स्टेन रिमूवर की तरह भी एक्ट करता है कौन, बेंजोइल पेरोक्साइड। नेक्स्ट जो है कैल्शियम सॉर्बेट। कैल्शियम सॉर्बेट किस में हेल्प करता है, इट एक्ट एज अ, यहाँ पर क्या पढ़ा था, कैल्शियम सॉर्बेट इट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव कैसे करेगा, ये जनरली एक पाउडर होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोल्ड और फंजाई की ग्रोथ को डिक्रीज करता है। प्रिजर्वेटिव है तो क्या करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस करेगा, तो ये होता है प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है प्ले। तो यहाँ पे प्ले कैसे करते हैं, जब बेबी बोर्न होता है और वहां पर उसके बाद जब वो 4+ हो जाता है या फिर अडल्ट हो जाता है, तो उसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्ले हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, अब हाँ, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 4 मतलब अनऑक्यूपाइड प्ले, थर्ड में क्या है, एसोसिएटिव प्ले, और सेकंड में क्या है, स्पेक्टेटर और ऑनलुकर। स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला, जो बेबी है जब दूसरों को देखता है कि दूसरे की मतलब दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, उनको देख के खेलना सीखता है, क्या वो पहले आता है। एसोसिएटिव प्ले का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पर उनको देख रहा है, जो दूसरे बच्चे खेल रहे हैं उनको देख रहा है, लेकिन उनके साथ खेलता नहीं है, तो वो होता है एसोसिएटिव प्ले। अनऑक्यूपाइड प्ले होता है बर्थ से लेकर, जैसे मान लो जब बेबी जो है वो आर्म्स की मूवमेंट करने लगता है, तो ये बर्थ से जर्नली 3 मंथ्स तक का होता है। बर्थ से जर्नली 3 मंथ्स का होता है, जब बेबी जो है वो आर्म्स की, लेग्स की, हैंड्स की मूवमेंट करता है, दैट इज अनऑक्यूपाइड प्ले। तो यहाँ पर पहले आएगा, स्पेक्टेटर तो नहीं आएगा, क्योंकि स्पेक्टेटर बाद में होता है, बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को देख के खेलना सीखते हैं। एसोसिएटिव भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा है, खेल नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, पहले तो उसकी देख रहा है किसी को, तो मूवमेंट हो जाती है ना उसके बॉडी पार्ट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, अनऑक्यूपाइड प्ले, जिसमें वो क्या करता है, उसमें बर्थ से ये जनरली 3 मंथ्स का होता है, तो यहाँ पे मूवमेंट होती है आर्म्स की, लेग्स की, फिंगर्स की, तो ये होता है अनऑक्यूपाइड प्ले। तो अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन का है ए, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें एक ही 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। दिस इज द दिस इज द वे हाउ यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हेयर वी यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमने क्या करा, ऑप्शंस देखे, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखा, कौन सा हो सकता है, कौन सा हुआ यहाँ पे, अनऑक्यूपाइड प्ले। सो दिस इज द वे हाउ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द नेट एग्जाम। तो ऐसे ही आपको भी अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, सो दैट आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो एग्जाम में। अगर आप एक एक सीक्वेंस को देखने लग गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपके पास पेपर 1 पेपर 2 भी होता है करने को, तो यहाँ पर ऐसे एलिमिनेशन मेथड्स का यूज करना है। अब यहाँ पर क्या है, अनऑक्यूपाइड प्ले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ तो क्या है, सॉलिटरी प्ले। अब जो सॉलिटरी प्ले होता है यहाँ पर ये जनरली होता है अप टू
2 इयर्स, जहां पे बच्चा जो है वो अकेला खेलता है। मतलब कैसे खेलता है वो, प्ले अलोन, जब वो अकेला खेलता है उस प्ले को बोलते हैं सॉलिटरी प्ले। स्पेक्टेटर या फिर ऑनलुकर प्ले का मतलब क्या होता है, जब वो किसी को देखता है बच्चे को खेलते हुए। ये जनरली बर्थ से 2 इयर्स का होता है। ये भी जनरली कितना होता है, 2 इयर्स का होता है। जब कोई बच्चा किसी को देख के खेलता है, मतलब अपने आप ही खेल रहा है, किसी को देख रहा है कि दूसरों के बच्चे खेल रहे हैं, दैट प्ले इज नोन एज स्पेक्टेटर और ऑन लुकर प्ले। नाउ फर्स्ट पे जो पैरेलल प्ले है, मतलब बच्चों को देख रहा है लेकिन उनके साथ खेल नहीं रहा, तो पैरेलल प्ले में क्या है, प्ले अलोंग साइड और नियर अदर, बट वो वहां पर खेल नहीं रहा है उनके साथ, सिर्फ उनको उनके पैरेलल में, जैसे मान लो एक बच्चा यहाँ खेल रहा है तो वो यहाँ खेल रहा है उसके पैरेलल में, बट उसके साथ नहीं खेल रहा। ये जनरली होता है +2 इयर्स में एज जब हो जाती है +2, तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल प्ले होता है। थर्ड इज एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले क्या है, वहां पे दूसरों से इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देता है कौन, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है वहां पे, जो बेबी है, ये जनरली 3 to 4 इयर्स में होता है, जब वहां पे दूसरों के साथ इंटरैक्शन करना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज द एसोसिएटिव प्ले। तो यहाँ पे इंटरैक्शन हो जाता है, इंटरैक्ट करता है दूसरों के बच्चों के साथ, तो ये एसोसिएटिव प्ले होता है। लास्ट जो प्ले होता है दैट इज कोऑपरेटिव प्ले। इस कोऑपरेटिव प्ले में क्या है, ये जनरली 4+ का होता है, एज जब 4+ हो जाती है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव प्ले है, मतलब दूसरे बच्चों के साथ खेलना वहां पे स्टार्ट हो जाता है, ग्रुप में खेलना स्टार्ट कर देते हैं वो, तो दैट इज कोऑपरेटिव प्ले। तो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे टाइप के होते हैं प्लेज। अब नाउ यहाँ पे कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। यहाँ पे देखो, अनऑक्यूपाइड प्ले कौन सा है, बर्थ से 3 मंथ का, जिसमें बेबी की मूवमेंट्स हो रही है, आर्म्स, लेग्स, हैंड, फीट, इन सब की मूवमेंट होती है। सॉलिटरी प्ले में क्या है, जब बच्चा अकेला खेल रहा है, दैट इज सॉलिटरी प्ले। स्पेक्टेटर मतलब जब वो दूसरों को देख के खेल रहा है लेकिन उनके साथ नहीं खेल रहा। पैरेलल प्ले, उनके साइड बाय साइड खेल रहा है लेकिन उनके साथ नहीं खेल रहा। एसोसिएटिव प्ले में क्या है, जब वो इंटरैक्ट करना स्टार्ट करता है लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंटरैक्शन नहीं होता, मतलब वो उनके साथ खेल तो रहा है लेकिन ज्यादा इंटरैक्शन नहीं हो रहा। वेयर एज इन द कोऑपरेटिव प्ले, जब वो साथ खेलने लगता है और सेम इंटरेस्ट आने लगता है उनको प्ले में, बच्चों के साथ या ग्रुप में जब वो खेलते हैं, दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, दैट प्ले इज नोन एज कोऑपरेटिव प्ले। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज डैमेज बाय एसिड। ये भी मैंने आपको पहले कराया हुआ है। सबसे ज्यादा एसिड से डैमेज कौन सा होता है, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, वूल या कॉटन। यहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है कॉटन, क्योंकि यहाँ पे जो जब एसिड गिरता है कॉटन पे तो वहां पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, मतलब जो कॉटन में स्ट्रक्चर होता है उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो इस केस में जब एसिड है वो क्या करता है, फाइबर को डैमेज कर देता है। तो जब एसिड ट्रीटमेंट करेंगे तो कॉटन के फाइबर्स जो है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉटन का क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now what type of adaptation it is where human exhibit the capacity of being molded। अब यहाँ पर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर आएगा एक्लेमेटाइजेशन, बिहेवियरल एडेप्टेशन, जेनेटिक या प्लास्टिसिटी। अब जहां पे भी मोल्डेड वर्ड आता है तो आप प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हो ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, प्लास्टिसिटी। ये तो चलो हमने तुक्का लगा लिया, अब इसका ऑप्शन देखते हैं, सीखते हैं कैसे कैसे एडेप्टेशन होता है। जब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं, ह्यूमन एडेप्टेशन की, तो एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है कि आपको क्या करना है, ह्यूमन जो है वो अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, लेकिन वो फोर्सफुली यहाँ पे फोर्सफुली भी हो सकता है और नॉन फोर्सफुली भी हो सकता है। तो जब वो अडेप्ट कर रहा है दूसरों के साथ, दूसरों के इन्वायरमेंट में, दैट इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। बिहेवियर एडेप्टेशन मतलब अपने बिहेवियर के हिसाब से कैसे अडेप्ट कर रहा है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसा उनके साथ बिहेवियर है, तो दैट इज बिहेवियरल एडेप्टेशन। नाउ जेनेटिक में तो आपका जो जेनेटिक होता है प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्लास्टिसिटी, इस प्लास्टिसिटी में क्या है, यहाँ पर आप किसी भी तरह से एक पर्सन को मोल्ड कर सकते हो, वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर लेता है, कैसे भी अपने आप को मोल्ड कर लेता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में, तो दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी
वुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है ह्यूमन बीइंग के साथ। यहाँ पर क्या है, वो किसी भी सिचुएशन में मोल्ड नहीं कर रहा है, मतलब वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन जो यहाँ पर प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी क्या है, वहां पे कैसे भी इन्वायरमेंट में ह्यूमन एडजस्ट कर लेता है, बायोलॉजिकली कैसे भी अपने आप को मोल्ड कर लेता है। बिहेवियरल अडेप्टेशन जो है वो उनके बिहेव पे होता है कि वो कैसे रह रहे हैं, जैसे हाइबरनेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, डोरमेंसी, ये सारे स्टेजेस होते हैं जनरली किसमें, बिहेवियरल एडेप्टेशन में। Now sixth question is a special education teacher is participating in a 3-year re-evaluation of a high school student with an intellectual disability। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक एजुकेशन का टीचर है, वो क्या कर रहा है, 3 साल के एक स्कूल के बच्चे में, उसको जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब आईक्यू लेवल का उसका जो है वो उसमें एबल नहीं है, ही इज डिसेबल। तो यहाँ पर क्या करना है, उसको असेसमेंट करना है। अब जो टीचर है वो क्या करती है, उस स्टूडेंट को एक स्टोर पे ले जाती है और वहां पर कोई भी एक आइटम परचेज करने को बोलती है। तो ये किस तरह का वो इवेल्युएशन कर रही है, किस तरह का वो असेसमेंट कर रही है, इकोलॉजिकल, पोर्टफोलियो, ऑथेंटिक या फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू तो नहीं ले रही है, पोर्टफोलियो भी नहीं बना रही है उसका, इकोलॉजिकल बिहेवियर भी नहीं देख रही है क्योंकि वो अडेप्टेशन में आता है। तो बचा क्या, ऑथेंटिक। यहाँ पे असेसमेंट क्या होएगा, ऑथेंटिक होएगा, क्योंकि वो चिल्ड्रन क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, उसमें डिसेबिलिटी है, तो उसका असेसमेंट कैसा होगा, ऑथेंटिक होगा। इससे पता चलेगा कि वो उसमें परचेजिंग पावर है या नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है, या वो परचेजिंग जो उसकी एक्टिविटी है उसको क्या करेगी, असेसमेंट करेगी। तो ये जो है ऑथेंटिक असेसमेंट में आता है। तो दिस इज ऑथेंटिक असेसमेंट। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज, दिस इज एक्सप्लेनेशन। ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या होता है, हम इवेलुएट करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को। जैसे हमने परचेजिंग पावर देखी, हाँ उसको परचेज करने को बोला, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज चेक कर रहे हैं कि वो परचेज कर पाता है या नहीं कर पाता, उसमें कितनी एबिलिटी है परचेज करने की। तो दिस इज परचेजिंग एबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजन का है। यहाँ पर असर्शन स्टेटमेंट दी हुई है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पे जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जब एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो वहां पे कैल्शियम इनटेक ज्यादा चाहिए होगा। रीजन क्या है यहाँ पर, एज लैक्टेटिंग वुमेन लॉस बोन्स मास ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जो लैक्टेटिंग वुमेन, सॉरी यहाँ पर जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द लैक्टेशन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रेगनेंसी, क्योंकि जब वो मदर ब्रेस्ट फीड करेगी तो ऑब्वियसली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बेबी फीड करती है, मतलब जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है, उसमें बोन मास कम हो जाता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, क्योंकि वहां पे लेस एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। तो इसका रीजन भी क्या है, करेक्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे उतना ज्यादा हमें कैल्शियम रिक्वायरमेंट नहीं होता जितना हमें लैक्टेशन टाइम में होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के केस में जब मास कम हो जाता है, ब्रेस्ट बोन मास कम हो जाता है, बोन मास कम होने से एस्ट्रोजन जो है हार्मोन वो कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जब हम आरडीए देखते हैं तो उस आरडीए में भी क्या आता है, वहां पर अलग अलग रिक्वायरमेंट मेंशन है कि लैक्टेटिंग मदर्स के इतना है, एक्सपेक्टिंग मदर्स का इतना अमाउंट चाहिए, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका इतना अमाउंट चाहिए। तो ये है कैल्शियम रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक होएगा, सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ 15 क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग टेस्ट। ये डेवलपमेंट कुछ टेस्ट होते हैं जब यंगर टू ओल्डर, बच्चे से लेके ओल्ड वन तक यहाँ पर कुछ टेस्ट परफॉर्म होते हैं। अब उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जो फर्स्ट टेस्ट होता है जैसे इसमें दे रखा है, अब देखो यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस, इसका मतलब क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पे होता है, बच्चों में होता है ना एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये कहाँ पे होता है, जब यूट्रस के अंदर बेबी पल रहा होता है, अंदर होता है, बोर्न होने वाला होता है, तो वो एक सैक में होता है, एक सैक के अंदर बाहर फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड।
ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये काफी बार यूट्रस से निकाल लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एमनियो सिंथेसिस। अब यहाँ पर अब ऑप्शन में देखो, सबसे पहले यंगर टू ओल्डर लगाना है। अब यंगर टू ओल्डर लगाना है तो पहले बेबी का तो लगाएंगे ना, तो यहाँ पे बेबी का कौन सा होएगा, एमनियोसेंटेसिस। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन तो सारे सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ, थर्ड में BSID है और फोर्थ में एपगार स्केल है। जो एपगार स्केल होता है ये जनरली बच्चों की हेल्थ मेजर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर एपगार स्केल क्या है, यहाँ पे हेल्थ जो है न्यू बॉर्न्स की चेक की जाती है टू चेक द हेल्थ ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। मैं पहले आपको ये टर्म बता देती हूँ फिर हम अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो CBCL है वो है चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट। दिस इज चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, तो ये होता है CBCL। अब यहाँ पे जो BSID है इसका मतलब होता है बेले स्केल ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट। यहाँ पर एक बेले है उसने एक स्केल दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बेले स्केल ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब यहाँ पर बेले ने एक स्केल दिया था जो क्या मेजर करता है, इन्फेंट और टोडलर की ओवरऑल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे WPPSI जो है वो है वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंट। यहाँ पर क्या है, एक वेशलर साइंटिस्ट है, जैसे बेले है ऐसे क्या है वेशलर है, जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेशलर प्री स्कूल एंड यहाँ पर वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल होता है। ये वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक स्केल होता है जो कि वेशलर ने दिया था जिससे हम इंटेलिजेंसी को मेजर करते हैं। उसके बाद WAIS क्या है, वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंट स्केल। ये क्या है, वेशलर इंटेलिजेंट स्केल। तो ये सारे जो हैं ये इनका फुल फॉर्म है। वेशलर, इसमें सॉरी ए है ना, ए का तो रह गया, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल, मतलब ये एडल्ट्स के लिए है और ये जो है वो इन्फेंट्स के लिए है। अब यहाँ पर हम अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड मेजर करा जाता है, जनरली टेस्ट किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट के लिए हम यूट्रस में से एक एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले सेकंड आया। देन यहाँ पे एपगार स्केल होता है जिसमें हम हेल्थ चेक करते हैं न्यू बॉर्न की। इस एपगार स्केल में 1 to 10 जो है वो वैल्यू होती है। अगर इन्फेंट की वैल्यू, अगर उनका हेल्थ चेकअप मतलब 9 आया 8 आया, हेल्थ चेकअप हो गया, फिर उसको एपगार स्केल से मेजर करा, सपोज करो यहाँ पे 8 9 10 आ गया, तो बेबी क्या है, हेल्दी है। 1 to 3 आया तो मतलब वो क्या है, उसको होश में लाने की जरूरत है, दोबारा से अच्छी ट्रीटमेंट देने की नीड है, मतलब वो फिजिकली अनफिट है। तो ये एपगार स्केल होता है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आया, फोर्थ। अब इन तो दोनों में फोर्थ है। अब यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ को मैच करो। थर्ड इज BSID एंड फिफ्थ इज WPPSI। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आता है ये वाला स्केल BSID, जिसको हम बोलते हैं बेले स्केल ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट। भाई बच्चे की हमने न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ चेक कर ली, हेल्थ चेक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट चेक करते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ नहीं होगा, फिफ्थ जो है वो जनरली प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों का होता है। जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, जब प्री स्कूलिंग होती है उनकी, तब ये स्केल यूज करते हैं।
टू चेक देयर इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ये फिफ्थ नहीं आएगा, थर्ड आएगा, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है फर्स्ट आएगा CBCL, जिसमें चाइल्ड जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, उसका हम फिर बिहेवियर चेक करते हैं बिहेवियरल चेकलिस्ट से, तो यहाँ पे फिर CBCL आ जाएगा। एंड सिक्स्थ इज WAIS, जिसमें हम फिर जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तब हम इसकी चेकलिस्ट में क्या करते हैं, उसका बिहेवियर चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जनरली आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन सब की फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी अगर आप इनका सीक्वेंस अरेंज कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो यहाँ पे आप इजिली क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकते हैं और कैसे अरेंज करना है वो भी इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एमिनियोसेंटेसिस, सेकंड आपका पास एप्गर स्केल, देन थर्ड इज BSID, फिफ्थ इज आपका WPPSI, CBCL एंड देन WAIS। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, जिसमें एमिनोटिक फ्लूइड को रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यहाँ पे चेक किया जाता, प्रेगनेंसी के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड जो बनता है उसको निकाला जाता है फॉर टेस्टिंग। अब यहाँ पे एप्गार स्केल 1 to 10 होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बर्थ के बाद होता है, बर्थ के बाद कोई बच्चा कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उसके लिए एप्गार स्केल का यूज किया जाता है। BSID क्या है, टोडलर डेवलपमेंट का स्केल है, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं कि जो इन्फेंट है उसकी हेल्थ कैसी है। वैशलर जो है प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल के लिए होता है, 2 to 6 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 2 साल के जो बच्चे हैं वो उसमें चेकिंग होती है जनरली। CBCL में हम उनका बिहेवियरल और इमोशनल डेवलपमेंट चेक करते हैं। एडल्ट जब बच्चा हो जाता है तो हम उसका IQ टेस्ट चेक करते हैं WAIS स्केल यूज करके। तो ये है आपका दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट जो डेवलपमेंट स्टेज के टेस्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉटन स्पिनिंग सिस्टम। ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं जब कॉटन बनाते हैं। अब यहाँ पर सब में C आ रहा है, A तो डिलीट कर दो क्योंकि ड्राइंग तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पर इसमें चेक करो C देन A ड्राइंग करेंगे, नहीं करेंगे, ड्राइंग बाद में करते हैं। F में क्या है, पिकिंग, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, पिकिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं फाइबर्स की, फिर पिकर्स से उनमें डर्ट को रिमूव करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कार्डिंग करते हैं, कार्डिंग के बाद ड्राइंग करते हैं, फिर रोविंग करते हैं रोविंग सिलेंडर्स पे, देन लास्ट में क्या होता है, स्पिनिंग प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉटन कैसे बनता है, वो सारा इसका सीक्वेंस है। ये एक्सप्लेनेशन है, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ बहुत बार। अब यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग है। इसमें फ्रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्रोस्टिंग का मतलब होता है अगर यहाँ पे कुछ कपड़े में एब्रेशन हो जाता है, कपड़ा फट जाता है, तो उस केस में क्या है, कलर चेंज हो जाता है उस कपड़े का नहीं जहाँ पे वो फटा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रोस्टिंग। टेंडरिंग का मतलब होता है वीक एरियाज बन जाते हैं फैब्रिक में अगर केमिकल डैमेज होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था टेंडर स्पॉट, तो ये टेंडर स्पॉट में क्या था, एसिड की वजह से जब कपड़ा वीक हो जाता है, दैट इज टेंडर स्पॉट। बेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेयर का मतलब होता है अनइंटेंशनल शेड वेरिएशन, नहीं सॉरी, यहाँ पे अनइंटेंशनल शेड तो कुछ होता ही नहीं है। बेयर का मतलब होता है जब हॉरिजॉन्टल ऑफ शेड आता है, यहाँ पे जैसे मान लो ऐसा फैब्रिक का कपड़ा है तो वहां पे हॉरिजॉन्टली जो ऑफ शेड आएगा दैट इज बेयर, क्योंकि अनइंटेंशनल शेड वेरिएशन जब होती है, या तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस या फिर आप कुछ ऐसी अप्लाई करते हो तो उस डैमेज हो गया फाइबर्स में, तब वहाँ पे अनइंटेंशनल शेड आती है। और यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑफ शेड आती है बेयर में। मेटामेरिज्म का मतलब भी मैंने आपको बताया था, अगर आप डिफरेंट लाइट सोर्स के अंदर फैब्रिक को देखते हो तो उसमें डिफरेंट कलर अपीयर होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामेरिज्म। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप कपड़े परचेज करने जाते हो वहां की लाइट में और एक इन्वायरमेंट बाहर नेचुरल सोर्स लाइट में कपड़े का जो कलर है वो अलग दिखता है, दैट इज मेटामेरिज्म। डिफरेंट लाइट सोर्स के अंदर जब आप अपने कपड़े के कलर को देख रहे हो, that is metamerism, same color appears different under different light source. Now this is the explanation. frosting का मतलब क्या है, जब यहाँ पर क्या होता है, एब्रेशन हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, एब्रेशन की वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाता है, टेंडरिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है, टेंडर स्पॉट्स बन जाते हैं। बेयर यहाँ पे अनइंटेंशनल रिपीटेटिव विजुअल पैटर्न हॉरिजॉन्टली आपको देखने को मिलता है। मेटामेरिज्म में डिफरेंट लाइट सोर्स के अंदर डिफरेंट कलर
अपीयर होता है। नाउ 11th क्वेश्चन इज इरेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वेट गेन इन इन्फेंट इज द वन ऑफ द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ देयर हेल्थ असेसमेंट। यहाँ पे जो रेगुलर मॉनिटरिंग जो होती है इन्फेंट में वेट गेन जब हो रहा है तो वहां पे रेगुलर असेसमेंट करनी चाहिए। यस, रीजन क्या है, एक हेल्दी बेबी का वेट उसके वेट से डबल होना चाहिए। तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, वहां पे वेट गेन असेसमेंट तो होता ही रहता है टाइम टू टाइम जब चेकअप होता है, लेकिन ये नहीं होता कि जो हेल्दी बेबी है उसका वेट डबल होना चाहिए एक साल में। तो यहाँ पे ए करेक्ट है, रीजन क्या है, गलत, क्योंकि वेट जो है वो ऐसा नहीं है डबल हो जाता है ईयर टू ईयर। यहाँ पे ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। नाउ 12th क्वेश्चन इज ए पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुड क्रिएट मोर ओपन स्पेसेस फॉर द फिजिकल एक्टिविटी टू प्रमोट फिटनेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जो कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज्यादा एरिया हो, वहां पे ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या है, ओबेसिटी और ओवरवेट। आजकल आपने देखा ही होगा सबसे ज्यादा ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से ही डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा फैल रही है। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन को प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, ओपन स्पेस देना चाहिए ताकि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, मींस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ मोर्डेंट इज एसेंशियल व्हाइल यूजिंग एनी टाइप ऑफ डाई। यहाँ पे क्या मोर्डेंट का जरूरी है मोर्डेंट को इस्तेमाल करना? नहीं, यहाँ पे मोर्डेंट का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। हाँ, मोर्डेंट अटैच जरूर करता है डाई को फैब्रिक पे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मोर्डेंट्स का आप यूज करो। मोर्डेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि बाइंड करके रखते हैं, अटैच करते हैं डाई को, तो वो क्या है, मोड्रेंट होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मोड्रेंट का यूज करो। यहाँ पे सिर्फ मोड्रेंट क्या करता है, डाई को अटैच करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे असर्शन सही नहीं है, बट रीजन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अचीव बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कर्डलिंग किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, जब हम दही जमाते हैं तो जनरली हम बैक्टीरिया को ऐड करते हैं, स्टार्टर कल्चर की तरह उसको ऐड करते हैं ताकि उसमें क्या हो, इजीली कोएगुलेशन, इजीली कर्डलिंग हो जाए। रेनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग केजिन। रेनेट एक एंजाइम होता है जो कि सेपरेट करता है केजिन को कर्ड से, नहीं, वो किसको सेपरेट करता है, वे को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे असर्शन सही है, बट रीजन क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हम रेनेट ऐड करते हैं वो केजीन को सेपरेट नहीं करता, वो वे को सेपरेट करता है। वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट, जो लिक्विड प्रोडक्ट होता है, दैट इज वे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, असर्शन, बट इसका जो रीजन दिया हुआ है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। 15 क्वेश्चन इज सेल्वेज इज टाइटली वुवन फैक्ट्री एज ऑफ फैब्रिक दैट रन पैरेलल टू डैश द ग्रेन। अब यहाँ पर क्या है, जो सेल्वेज है, जैसे मैंने आपको वेफ्ट और वाप बताया था, तो यहाँ पे जो एंड में बचता है दैट इज कॉल्ड सेल्वेज। अब वो कैसे जाता है, जैसे मैंने क्या बताया था, ऐसे आपका वेफ्ट है, ऐसे आपका वाप है, तो वो लेंथ वाइज क्या जाता है, लेंथ वाइज क्या आता है, सेल्वेज आता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, लेंथ वाइज, क्योंकि डायगोनल नहीं होता, क्रॉस तो बिल्कुल नहीं होता, और विड्थ से भी नहीं होता, हमेशा लेंथ वाइज जो हम इसको मेजर करते हैं। तो सेल्वेज कैसा होता है, लेंथ वाइज होता है अलोंग द वेफ्ट एंड वाप। सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs। होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, जो कि PYQs है, पहले जनरली एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोग भी इसी तरह पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, और जो भी आपको जो अच्छा लगता है मेथड वो यूज करो, ताकि आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो और जो एग्जाम है वो अच्छा जाए, और आप उसको फिर से रिवाइज कर पाओ, इतना आपके पास टाइम हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए, अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, PYQs MCQs जितने आपको मिलते हैं सबको अटेम्प्ट करो, सबकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टडी वेल, थैंक यू।